Hello everyone, welcome to my channel. My name is Kamini Chauhan and today we are going to discuss about the chapter first of class 10 of history. I have already discussed about the one topic of this chapter about Frederick Soru's painting. If you want to know about the Frederick Soru painting, you can watch a video and I have put the link in description. Okay. So today we are going to discuss about the French Revolution. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा था कि फ्रांस जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 एस्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको सबसे ज्यादा कर देना पड़ता था, और तो वो तीसरा एस्टेट उन दोनों जो है एस्टेट के मतलब उन दोनों के खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ रेवोल्यूशन कर देता है। उस रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, उस रेवोल्यूशन के बाद वहां पर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है, लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी बनानी है हमें। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हुई और जब कलेक्टिव आइडेंटिटी आई तो कैसे अदर यूरोपियन कंट्रीज में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे फ्रांस में बदलाव आने की वजह से अदर कंट्रीज पर प्रभाव पड़ता है। सो वी नाउ डिस्कस अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो वहां पर पहले मोनार्की थी, नाउ इट टर्न्स इनटू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। मींस वहां पर रिवोल्यूशन होने के बाद जो है फ्रांस के जो सिटीजन थे, अब सारी जो सत्ता है वो फ्रांस के सिटीजन के हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि मोनार्क ने तो हाथ जोड़ लिए थे, वो हार मान चुका था। तो वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसा कुछ सिस्टम आ गया था, पर कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के बीच में लेकर आनी थी। तो कैसे लेकर आएंगे लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी? कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वहां के सभी लोग अपने आप को एक समझे, एक नेशन समझे, एक दूसरे से अलग अलग फील ना करें। जैसे कि हम चाहे दिल्ली में रह रहे हो, चाहे हम गुजरात में रह रहे हो, चाहे कश्मीर में रह रहे हो, तो हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फील करते हैं उस नेशनल फ्लैग को देख के। जब नेशनल फ्लैग को हम देखते हैं, मतलब अपने तिरंगे को देखते हैं, तो क्या होता है, तो हमें ये फील होता है ना कि हमारी कंट्री से रिलेट करता है। तो चाहे वो किसी भी भाग में भारत के रह रहा हो, उसे यही फील होगा कि ये मेरी कंट्री का फ्लैग है। तो इससे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फील आता, मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी जैसा फील आता है। तो कैसे फ्रांस में भी कलेक्टिव आइडेंटिटी का फील लाने के लिए लोगों ने क्या बदलाव किए, चलिए देखते हैं। Sense of collective identity. The idea of patrie and the lais citoyen emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. The idea of la patrie. La patrie का मतलब क्या होता है? The fatherland. जैसे भारत माता के लिए हम नहीं बोलते कि मतलब पूरे इंडिया के लिए हम भारत माता जैसा वर्ड यूज करते हैं, तो ऐसे ही वो फ्रांस के लिए द फादरलैंड, ला पैत्रे जैसा वर्ड यूज करते हैं। और वो ले सिटीजन का मतलब द सिटीजन, ले सिटीजन मतलब द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और ला पैत्रे मतलब द फादरलैंड। एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। तो वो किस चीज पे जोर दे रहा है? यूनाइटेड कम्युनिटी, मतलब वहां पे रहने वाले लोग क्या है, एक साथ यूनाइट करते हैं, ठीक है। और जो कि इक्वल राइट जो है वो इक्वल राइट्स चाहते हैं, मतलब सभी के पास इक्वल राइट्स होंगे, ठीक है। और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर होगा। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रेंच फ्लैग वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि पहले तो मोनार्क था तो उसका फ्लैग अलग था। अब जो है वहां पर सिस्टम चेंज हो गया, तो अब नया फ्लैग की जरूरत है। तो एक नया ट्राई कलर फ्लैग वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया एंड वॉज चोजन टू रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो कि पहले रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग हुआ करता था उसको हटा दिया गया और एक नया ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। देखते हैं आगे। द एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। सबसे पहले द एस्टेट जनरल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। पहले एस्टेट जनरल हुआ करती थी, वो मीटिंग बुलाई जाती थी लोगों के बीच में, और काफी टाइम से वो मीटिंग बुलाई ही नहीं गई थी फ्रांस में। लेकिन बाद में जब बुलाई गई तो वहां पर जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और अपने नेशनल असेंबली बनाना शुरू कर देते हैं। बाद में उस नेशनल असेंबली को लीगलाइज कर दिया जाता है और अब एस्टेट जनरल नहीं होती है, अब नेशनल असेंबली होती है, जिसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से चुना जाएगा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह से चुना जाएगा, एक्टिव सिटीजन के द्वारा चुना जाएगा। हु आर द एक्टिव सिटीजन ऑफ द कंट्री? उस टाइम पे एक्टिव सिटीजन कौन होते थे? महिलाएं एक्टिव सिटीजन में नहीं आती थी,
25 साल से जो कम के लोग होते थे वो एक्टिव सिटीजन में नहीं आते, मतलब उनको जो कर दे रहा है उसके हिसाब से वो एक्टिव सिटीजन में आते थे। उसके बारे में आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो वहां पर नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो लोगों द्वारा चुने जाते थे। न्यू हिम्स वर कंपोज, नए हिम्स तैयार किए गए। ओथ टेकन एंड मार्टिस कॉमेमोरेटेड ऑल द नेम्स ऑफ द नेशन। नेशन के मतलब नेशन के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर हिम्स तैयार किए गए, मतलब गाने वगैरह, पोएम्स वगैरह तैयार की गई, ओथ्स ली गई, मार्टिस को याद किया गया। ठीक है, सब नेशन के लिए। जैसे कि हम अगर मान लो स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, तो हम मार्टिस को याद करते हैं, जिससे हमें हमारे बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी हमें फील होती है कि हम इस देश के भाग हैं, हमारा भारत है। तो इस तरीके से वहां पर भी मार्टिस को याद किया गया और ओथ्स बनाई गई, हिम्स तैयार की गई। ठीक है, एंड अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस। एक सिस्टम बनाया गया जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, मतलब जो सभी के लिए एक जैसा होगा। जैसे कि वहां पर अलग अलग वो हुआ करते थे ना, प्रांत हुआ करते थे, वहां पे सिस्टम सबका अलग अलग हुआ करता था, लैंग्वेज अलग हुआ करती थी, वेट्स मेजर्स अलग अलग हुआ करते थे। तो सबके लिए एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया गया, जिसमें उनको मतलब जैसे कि अगर 1 किलो यहाँ पर है तो 1 किलो का सेम वो वहां पर दूसरी स्टेट में भी वैसा ही हो। ठीक है, इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए फॉर ऑल द सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। जो भी उस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए, मतलब एक जैसे कानून बनाए गए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज आर एबोलाइज्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमको सामान ले आते हैं तो दूसरा स्टेट हमसे कस्टम ड्यूटी वसूलता है, लेकिन इस चीज को हटा दिया गया। ठीक है, अब इंटरनल कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। अगर उसी इस टेरिटरी में जो है वो हो रहा है, मतलब व्यापार किया जा रहा है, उसको हटा दिया गया। जितने भी ड्यूज थे वो एबोलाइज कर दिए गए और एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया। किस चीज के लिए? वेट्स के लिए, मेजर्स के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वेट्स एंड मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम अपनाया गया। जैसे कि अगर मैं अभी बोलूं 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम आपके लिए भी वैसे ही है, मेरे लिए भी 1 किलोग्राम वैसे ही है। मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये वैसा मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। तो ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। तो जिसमें तो इस तरीके का वेट और मेजर का सिस्टम अडॉप्ट किया गया जो सभी लोगों के लिए सेम होगा। रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज। जो वहां की बोलियां थी, रीजनल बोलियां, क्षेत्रीय जो बोलियां होती है, उनको जो है हटा दिया गया। और फ्रेंच as it was spoken and in written in Paris become the common language of the nation। और फ्रांस में जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको ही कॉमन लैंग्वेज के तौर पर अपनाया गया ताकि लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी आए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ये जब ये सब चेंजेस वहां पर आए, ठीक है, यूनिफॉर्म लॉ बना दिए गए, तो लोगों तो क्या हुआ, ये सब अदर यूरोपियन कंट्रीज ने देखा होगा कि फ्रांस में इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो भाई कुछ अच्छे बदलाव है जो कि हमारे यहाँ तो नहीं हो रहे, क्योंकि अदर कंट्रीज में अभी मोनार्कियल सिस्टम ही चल रहा था। तो जब अदर कंट्रीज के लोगों ने इन सब चीजों इन सब बदलावों को होता हुआ देखा तो उनके अंदर भी इस तरीके की भावना पैदा होने लग गई। तो देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आपने देखा था फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स फॉर्म होने लग गए थे, जिसमें उन्होंने सभी लोगों के लिए एक तरीके की यूनिफॉर्म, एक तरीके का वेट एंड मेजर्स बनाना शुरू कर दिया था। जैकोबिन क्लब्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। फ्रेंच आर्मीज विच रिमूव इनटू हॉलैंड एंड बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790s। तो फिर उसके बाद लोगों ने वहां पर अदर कंट्रीज में जाकर लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। कौन कौन सी कंट्रीज में? जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन सब में जाना शुरू कर दिया था। Then outbreak of the revolutions war, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। अब वहां के जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे फ्रांस के, वो अदर कंट्रीज में जाते हैं और लोगों को इस तरीके की भावना लोगों के मन में पैदा करते हैं कि आप भी रेवोल्यूशन कर सकते हो और इस तरह का बदलाव अपनी कंट्री में भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेपोलियन एंड हिज रोल। उसके बाद जब वहां पर इस गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जैकोबिन क्लब बनता है, फिर रेन ऑफ टेरर आता है, ठीक है, आतंक का काल जिसको हम बोलते हैं।
फिर उसके बाद उसको भी हटा दिया जाता है। इसको रॉबिस्फेयर जो है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर जो है, क्योंकि वो भी मतलब अच्छे काम तो करता है लेकिन बाद में वो आतंकी काम करना शुरू करता है, मतलब हिंसा वगैरह करना शुरू कर देता है, तो लोग उसको फिर पसंद नहीं करते, फिर उसको हटा देते हैं। फिर बाद में वहां पर जो है नेपोलियन आता है। ऑल्दो वो एक मतलब वो भी उसी तरीके का सिस्टम, कंजर्वेटिव सिस्टम ही ला रहा था, लेकिन वो जो सिस्टम ला रहा था उसमें जो बदलाव थे वो कुछ अच्छे थे, कुछ पॉजिटिव थे, तो लोगों को पसंद आ रहे थे। तो हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन एंड हिज रोल। नेपोलियन सेट अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग मेनी रिफॉर्म्स एंड दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो नेपोलियन ने कुछ बदलाव लेकर आया था फ्रांस में, उसने इंट्रोड्यूस करे थे। तो यूरोप की जो अदर कंट्रीज थी उसमें भी लोगों को इस तरीके के बदलाव चाहिए थे, ठीक है। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब क्योंकि उसने मोनार्की वापस ला दी थी, ठीक है, और डेमोक्रेसी को तो फिर से उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था वहां पे। बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में उसने बहुत अच्छा काम करा, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। उसने पूरे सिस्टम को और भी ज्यादा अच्छा एफिशिएंट बना दिया, क्योंकि जो नेपोलियन था उसने फ्रांस में ही नहीं, उसने अदर कंट्रीज में भी जो है उनको जीतना, उन पे वॉर करना स्टार्ट कर दिया था, और जिस जिस टेरिटरी में वो जाता चला जा रहा था उसमें इसी तरीके का रिफॉर्म्स लेकर आया जा रहा था, ठीक है। तो जहां जहां नेपोलियन जा रहा था वहां वहां उसने अपने ही जो है यूनिफॉर्म कोड बना दिए गए थे। तो हम आगे बढ़ेंगे यूनिफॉर्म कोड के बारे में, जो उसने नाविक संहिता बनाई थी 1804 में। सभी लोगों जहां जहां जिस टेरिटरी में उसका राज चलता था वहां उस तरीके के ही लॉज जो है अपनाए जाते थे या लागू होते थे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में और सिविल कोड के बारे में, उसके यूनियन सिविल कोड जो उसका होता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे।